सभी को मेरे भाई गुड आफ्टरनून। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले आप ये बताइए आप सभी कैसे हैं, फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। इमरान है, मनीष है, पंकज यादव है और नेहा, शुभी, उजेर, स्वीकृति, जितेंद्र, पंकज यादव सभी लगभग लगभग आ चुके हैं। और यदि हम आज की क्लास को लेकर बात करें तो हमारी आज की क्लास जो लास्ट टाइम हम किसको लेकर बात कर रहे थे वो था हमारा, ठीक है, स्टोन एज। स्टोन एज को लेकर हमने बात की थी और मैंने आपको बताया था स्टोन एज में जो हमारा छोटा सा पोर्शन बचा है कि हमारे कुछ स्थल है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना था, उसे करते हैं तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट चैप्टर की ओर जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो फटाफट से आप जल्दी से आप तैयार हो जाइए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आकाश मेरे भाई ले लिया, सचिन है, अमित है, राजू, विजय, प्रशांत, नागेंद्र और पवन, रवि, गिल, मोहम्मद, जाकिर सभी जुट जाइए। मेरे भाई मैं बढ़िया हूँ, आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मेरा मानना है। बोल दिए। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बने स्थलों की। स्थलों को लेकर बात करें तो सबसे पहला ये वाला क्षेत्र जो है इसका नाम है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए। तमिलनाडु, इसका नाम क्या नाम है? इसका नाम है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी है। इसका नाम है यूपी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है यूपी। यूपी, ठीक है ना। अच्छा, एमपी यूपी ये हो गए हमारे पास, तमिलनाडु, एमपी और यूपी। ठीक, चलिए एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें, ये स्थान जो है हमारा ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से हमें एक स्थान प्राप्त होता है जो कि हमारा पूरा पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है ना। पूरा पाषाण कालीन कालीन स्थल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारे पास अतिरम पक्कम, ठीक है ना। अतिरम पक्कम इसका नाम है। और ये किस काल का है? ये पूरा पाषाण काल का है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल का है अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम तमिलनाडु में पूरा पाषाण काल का है। इसके अलावा एमपी में हमारे दो स्तर हमें याद रखने हैं एमपी में। एक है हथनारा। हथनारा। और हथनारा से क्या मिला? हथनारा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मानव खोपड़ी के साक्ष्य। मानव खोपड़ी के साक्ष्य हथनारा से, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें, एक मिला यहां से हमें भीमबेटका, ठीक है ना। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं मिली है। भीमबेटका की गुफा, की गुफा यहां पर तीनों समय के, ठीक है ना। यहां पर, यहां से तीनों समय काल के, तीनों समय यानी हमारा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों समय के चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारी के साक्ष्य, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चित्रकारी के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। चलिए, आकाश मेरे भाई बता क्या गलत पढ़ाया? पहले पहले तू बता क्या गलत पढ़ाया। चल, बाद में आगे बढ़ेंगे, पहले बता फटाफट। बोल, बहुत जल्दी बोल।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पड़ता है मिर्जापुर, ठीक है ना, यूपी में पड़ता है मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। अच्छा, यहाँ से क्या मिले हैं? तो तीनों काल के, तीनों समय के हथियार मिले हैं। हथियार यानी औजार, लिखिए हथियार नहीं औजार, औजार मिले हैं, औजार मिले हैं, मिले हैं। तीनों समय काल के यहां से क्या मिले? औजार मिले हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार इन्हें नोट करिए। ये हमारे स्थल है तमिलनाडु का अतिरंपक्कम, इसके अलावा भीमबेटका और हथनारा। हथनारा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य, भीमबेटका से तीनों समय काल की चित्रकारी के साक्ष्य, मिर्जापुर यूपी में पड़ता है, इससे तीनों समय के औजार मिले हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आपकी? हाँ, यहां तक चीजें क्लियर है। नोट करिए फटाफट। हाँ संजीव भाई बताइए, आपका क्या कमेंट है? हाय सर, आपका यही कमेंट? हाय सर। चलिए, इसके अलावा देखिए, ये हो गया हमारा मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर के अलावा हमारे और भी स्थल हैं यूपी के। यूपी में और भी स्थल पड़ते हैं, जैसे मैधा, ठीक है ना, मैधा, दमदमा, सरायनाहर, सरायनाहर, ठीक है ना। ये कुछ हमारे स्थल यूपी में और पड़ते हैं। किसके अलावा? जो हमारा मिर्जापुर है इसके अलावा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी देखने मिले। इसके अलावा हमारा चौपानी मांडो भी है, ठीक है ना, चौपानी मांडो भी है। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। यदि हम एक एक को लेकर बात करें, इनमें समझें, तो हम एक चीज समझेंगे, जो हमारा चौपानी मांडो है, यहां से मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। इसके मृत भांड के साक्ष्य, मृत भांड के साक्ष्य। अच्छा, सरायनाहर से लेकर बात करें, इसे बाद में समझेंगे। दमदमा को लेकर बात करें तो 41 समाधान के साक्ष्य, 41 समाधान, समाधान के साक्ष्य, यानी 41 लोगों को दफनाने के साक्ष्य, 41 समाधान के साक्ष्य। ठीक, अच्छा, इसके अलावा मैधा को लेकर बात करें तो यहां से आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, आभूषण के साक्ष्य, आभूषण साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। सरायनाहर को लेकर बात करें तो यहां से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, स्तंभ गर्त, यानी स्तंभ गड़े हुए मिले हैं, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, सुमन कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझना भी तो नहीं है, हर चीज समझने की थोड़ी नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती है भूल जानी चाहिए। आपने सुना नहीं है, ये चीज जो आप भूल जाओ जिंदगी में बहुत परेशान करेगी, तो उस चीज को भूल जाओ जिस चीज समझ में नहीं आ रही, क्या फायदा? हर चीज याद करोगे, दिमाग भी तो भर जाएगा। ये तो सोचो। देखिए, तमिलनाडु का अतिरंपक्कम है। अच्छा, हमें भीमबेटका से मिले तीनों समय काल के चित्र, हथनारा से मिले हैं किसके? मानव खोपड़ी के साक्ष्य। यूपी के मिर्जापुर से तीनों समय के औजार मिले हैं। ब्रतभांड चौपानी मांडो से मिले हैं। सरायनाहर से गर्त, खंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से हमें 41 समाधान के साक्ष्य, और मैधा से हमें मिले हैं क्या? आपके आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आभूषण के साक्ष्य मिले। फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना, आगे की ओर चलते हैं। बड़े, ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये वाला हिस्सा जो है, ये है हमारे पास जम्मू कश्मीर का। कौन सा है? जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ये वाला।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा जो है हमारे, ये हिस्सा कौन सा, ये है बिहार। ये कौन सा, ये है बिहार। बिहार है। अच्छा, यदि हम जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर से हमें मिले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से हमें एक तो मिला है गफ्फा कराल, गफ्फा कराल, ठीक है ना। इसके अलावा क्या मिला है, गफ्फा कराल के अलावा, ठीक है ना, गफ्फा कराल स्थान मिला है। इसके अलावा हमें, हाँ, गफ्फा कराल जम्मू कश्मीर से मिला है। इसके अलावा बिहार में एक स्थान है चिरौंड, चिरौंड, चिरौंड से हमें गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। और इसके अलावा यहां से किसके साक्ष्य मिले, गोदीवाड़ा के साक्ष्य। और टोंटीदार, टोंटीदार बर्तन यानी मृत भांड के साक्ष्य, मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। टोंटीदार का मतलब क्या है, इस तरीके से कोई बर्तन है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, कोई बर्तन है और इस प्रकार उसमें टोंटीदार, ठीक है ना, टोंटीदार मिले हैं, इस प्रकार के टोंटीदार बर्तन के साक्ष्य मिले। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़े, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से हमें एक और था बुर्ज होम, बुर्ज होम। और बुर्ज होम को हम कल डिस्कस कर चुके थे। यहां से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य और गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, किसके, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक स्थान है ये वाला, ये स्थान है हमारे पास एमपी, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान को लेकर बात करें, ये वाला स्थान राजस्थान है, राजस्थान। राजस्थान का एक स्थान है बाजौर, ठीक है ना, दो स्थान लिखे गए यहां पर, एक है बाजौर, बाजौर, और एमपी का है आदमगढ़। एमपी का कौन सा, आदमगढ़, आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़। अच्छा, बाजौर और आदमगढ़ से पालतू जानवर, पालतू जानवर व जंगली जानवर, जंगली जानवर के अस्थि पंजर मिले हैं, के अस्थि पंजर मिले हैं, अस्थि पंजर मिले हैं इस स्थान से, ठीक है ना, इस स्थान से अस्थि पंजर मिले हैं। इसके अलावा इसी स्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, किसके, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अब बताइए कोई दिक्कत बची हो तो। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। गफ्फा कराल इस स्थान है। मेरी अब बात सुनिएगा, देखिए सारी बात सुनिए, पॉइंट बनवा के लिखवा दूं, मैं अपने सर पे लिखवा के लेकर आया करूंगा कल से, और हर बार मिटाया करूंगा, हर बार दिखाया करूंगा, हर बार मिटाया करूंगा, हर बार दिखाया करूंगा, ठीक है। ये बोर्ड पर मैंने पूरा लिख दिया है, अब इसमें कौन सा पॉइंट चाहिए होगा तुम्हें, है बेवकूफ हो क्या बिल्कुल। चलिए यहां तक आगे समझिएगा। यह है तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थान है अतिरम पक्कम, पूछेगा अतिरम पक्कम स्थान पाषाण काल का स्थान है, कहां पर है। अच्छा, इसके अलावा एक स्थान है हमारे पास एमपी में भीमबेटका, भीमबेटका एमपी से हमें क्या मिला है, तो आपको भीमबेटका एमपी से हमें तीनों समय काल के चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एमपी का स्थान है हथनारा, यहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एमपी का स्थान है आदमगढ़ और राजस्थान का है बाजौर। इन दोनों जगहों से मिलकर हमें एक तो पालतू और जंगली जानवर के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें यहां से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, वह आदमगढ़ और बादौर, ठीक है, आपने कहा सही है। जम्मू कश्मीर के दो स्थान है गफ्फा कराल और बुर्जहोम। गफ्फा कराल को छोड़े, बुर्जहोम को लेकर बात करें, एक तो यहां पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य हैं, इसके अलावा गर्तावास के साक्ष्य यानी अंडरग्राउंड रहने के साक्ष्य हैं। यूपी को लेकर बात करें तो मेहदहा यहां से आभूषण के साक्ष्य, दमदमा से 41 समाधान के साक्ष्य, सरायनाहर से यहां पर गर्त स्तंभ के साक्ष्य मिले यानी गड्ढे में स्तंभों को दफनाया गया है। चौपानी मांडो से लेकर मृत भांड के साक्ष्य मिले, सबसे पहले मृत भांड के साक्ष्य यूपी के चौपानी मांडो से मिले हैं। इसके अलावा यूपी का ही है मिर्जापुर, मिर्जापुर से तीनों समय के औजार के साक्ष्य मिले हैं। आज भी मूवी आई है, वेब सीरीज जो है मिर्जापुर, खूब औजारों का प्रयोग किया गया है। चलिए ध्यान में रखकर करा गया इतिहास को।
एक स्थान है बिहार का चिरौंड, यहाँ पर गोदीवाड़ा यानी इसे कहते हैं पोर्ट, और हम कहते हैं एक टोंडीदार बर्तन, जैसे कि आज के समय पर हम सुराही देखते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये सारे के सारे स्थल हमारे किस समय के हैं, तो आपने ये हमारे पाषाण काल के हैं, स्टोन एज के हैं। फटाफट से इन्हें नोट करिए, तब हम आगे की ओर बढ़े। बड़े भैया आगे, यहां तक चीजें क्लियर है। तो आज हमारा पाषाण काल जो है कंप्लीट होता है, यानी जो हमारा स्टोन एज है ये हमारी कंप्लीट होती है। इसको फटाफट से नोट करिए, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है स्टोन एज को लेकर। ठीक है, चलिए। नहीं, गुस्सा नहीं करता हूं, गुस्सा नहीं करता हूं, लेकिन गुस्सा नहीं करता हूं। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि एक कमेंट को, ठीक है, एक कमेंट को इतनी बार मारते हैं, इतनी बार मारते हैं, पूरा कमेंट बॉक्स भर देते हैं, तब गुस्सा आता है। निशा, अगर आपको जरूरत लगे तो पढ़िए, वरना मत पढ़िए। नहीं, ठीक है, चलिए बढ़े आगे क्यों। नहीं, गुस्सा नहीं हूं मैं भाई, अगर मेरे सामने आप देखोगे, गोदीवाड़ा पोर्ट को कहते हैं। तो एक कमेंट को लगातार कॉपी पेस्ट, लगातार कॉपी पेस्ट, इससे क्या है, इससे कंसंट्रेशन खराब होता है पढ़ाने का। अच्छा, सिस्टमेटिक वे में बताइए पॉइंट के साथ। अब देखो, जैसे इसका आया है सिस्टमेटिक वे में बताइए पॉइंट के साथ, तो इन लोगों को आदत कैसी हो चुकी है, इन्हें मैप लगती है, ऐसा लगता है सब कुछ बिगड़ सा गया है जिंदगी में। ठीक है ना, सब कुछ बिगड़ सा गया है जिंदगी में, अब हमें बस लगातार एक लीनियर क्वेश्चन लगवाओ, वन लीनियर, उसी से हमारी जिंदगी बनेगी, और कुछ नहीं होगा हमारी जिंदगी में। चलिए, बड़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिएगा आप, अब शुरू करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगला कौन सा था, अगला था हड़प्पा सिविलाइजेशन। हेडिंग डालिएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सब एक ही नाम है, कोई भी इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है, हम सब एक ही तो हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक, चलिए, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आप एक चीज समझेंगे हड़प्पा सभ्यता को लेकर। चलिए, हड़प्पा सभ्यता को लेकर एक चीज आप समझेंगे। देखिए, जब ये लोग शुरुआत में आए थे, जब ये लोग शुरुआत में आए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये सबसे पहले आकर, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारे पास हड़प्पा, सिंधु नदी। ठीक है ना, सिंधु नदी बहती है हमारी इस प्रकार यहां से। देखिए, चीजों को समझिएगा किस तरीके से नाम पड़े। यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु रिवर। क्या नाम है, सिंधु रिवर। सिंधु रिवर है, इस प्रकार हमारी अरब सागर में जल गिराती है। ये लोग सबसे पहले आकर कहां पर बसे, सबसे पहले ये लोग आकर बसे कहां पर, सिंधु घाटी के आसपास, मतलब सिंधु नदी के आसपास। ठीक है ना, सिंधु नदी के आसपास आकर बसे। अच्छा, जब सिंधु नदी के आसपास आकर बसे, तो इस सभ्यता को कह दिया गया सिंधु सभ्यता। क्या कह दिया गया, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लोग सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास आकर बसे, इसीलिए इसे कहा गया सिंधु सभ्यता। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आने वाले समय में जब बसे होंगे तो भैया इनकी जनसंख्या भी तो बड़ी होगी, इन्होंने अपना विकास भी तो किया होगा, ठीक है ना, इनका व्यापार भी तो बड़ा होगा। ठीक है ना, आपने, हाँ, तो इसके बाद ये कहां पर आकर बसे, आपने इसके बाद ये धीरे 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 सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर बसने लगे, आकर बसने लगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, इनका विस्तार होना शुरू हुआ। जैसे इनके
इनका विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास होना शुरू हो गया, तो इसी सभ्यता को कहा गया क्या, इसी सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, घाटी का निर्माण कौन करती है? अपनी घाटियां जो है, घाटी का निर्माण नदियां करती हैं। यानी घाटी का मतलब है, सिंधु घाटी की सभ्यता का मतलब है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ठीक है ना, ठीक, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। यानी जब इन लोगों का विकास हुआ तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर बसने लगे, इसीलिए इसे कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, फिर हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? आपने हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले खोदा गया स्थल जो था वो था हड़प्पा। अच्छा, जब हड़प्पा खोदा गया सबसे पहला स्थल, इसीलिए इसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता की शुरुआत या फिर देखा जो गया वो हड़प्पा नामक स्थल से देखा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया। आपने कहा ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूं कि सबसे ज्यादा फेमस नाम कौन सा? आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा फेमस है, और बुकों में भी हड़प्पा सभ्यता या फिर कोई भी अच्छा इतिहासकार होगा वो भी हड़प्पा सभ्यता नाम लेगा। रीजन क्या होता है इसके पीछे? रीजन ये होता है कि नदियां जो है अपना रास्ता बदल लेती हैं, इसके अलावा नदियां जो है विलुप्त भी हो जाती हैं। मान लीजिए आज सिंधु नदी यहां से बह रही है, आज हमें साक्ष्य मिले, आज हमने इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया। अब हम क्या हुआ, हमारे 200 साल बाद जो हमारे बच्चे, हमारे पोती पोते बड़े हुए, तो उसने क्या किया, उन्होंने जब हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो इस सिंधु नदी ने यहां से ना बहना होकर यहां से बहना शुरू कर दिया, तो हमारा तो इतिहास गलत हो जाएगा। क्यों? हमने बोला था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर बसे थे, जबकि सिंधु तो यहां से बहने लगी, तो इतिहास गलत हो जाएगा। इसीलिए अधिकतर जो सभ्यताओं के नाम है वो उनसे खोदे गए प्रथम स्थल के नाम पर लिखे जाते हैं। तो मैं आपसे बोलूं, हम इसे सिंधु सभ्यता ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिर हड़प्पा सभ्यता? आपका आंसर होगा हम इसे हड़प्पा सभ्यता ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये प्रथम खोदा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, ठीक है, वो हड़प्पा था। तो आपने ये चीज लिखी, आपने हाँ ये चीज लिखी, तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास आकर बसे, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। फिर सिंधु घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर बसे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। क्योंकि सबसे पहला खोदा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। आपने कहा ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही तो हमने पढ़ा। एक बार इन चीजों को समझेंगे, इन पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये लोग सिंधु और उसकी मतलब सिंधु नदी के किनारे आकर बसे, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसने के कारण। यहां पर लिखेंगे सिंधु, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर बसे। इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। अच्छा, ये नाम किसने दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता? आपने ये दिया है रफीक मुगल ने, डॉक्टर रफीक मुगल ने नाम दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले खोदा गया स्थल जो था, उत्खनित स्थल जो था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। अब आप तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों है, सिंधु सभ्यता क्यों है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है, ठीक है। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है? आपने हाँ, यहां तक चीजें क्लियर है। संतोष, बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगी, खूब कॉपी पेस्ट मारो, किसी हालत में नहीं करूंगा, और आज तो छोड़ो, कभी भी नहीं करूंगा इस बैच में तुम्हारा। क्योंकि दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है आपके अंदर एक वायरस आ चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, अपना कंसंट्रेशन खराब करते हैं पढ़ने का, 5 मिनट 6 मिनट, उनके आगे क्या समझ में आता हो? जब समझ में नहीं आता होगा तो वो अपने 1 घंटा बर्बाद करके जाते होंगे, फिर उस 1 घंटे को सफल बनाने के लिए फिर से 1 घंटा क्लास करते होंगे, तो अपनी जिंदगी को बर्बाद ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। फिर कहते हैं गुस्सा करते, अरे गुस्सा नहीं किया, जब बर्बाद होगी ना तब पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या थी, जो तुम लगातार कॉपी पेस्ट में टाइम बर्बाद कर रहे थे। और भाई देखो, कंपटीशन का लेवल है बहुत हाई, है ना, समझिए एक चीज। दूसरा, कंपटीशन का लेवल तो हाई है ही, कॉपी पेस्ट वाले हैं, जो नोट्स मांगते हैं वो हैं, ठीक है ना, दूसरों के नोट से पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, इनका कहीं कुछ होना थोड़ी ना है, कुछ नहीं हो, बर्बादी के मंजर पर है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हुई? आपने कहा हाँ, यहां तक चीजें क्लियर है। एक बार फटाफट से इन चीजों को नोट करिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं इसको लेकर।
बढ़े आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि बढ़े भाई आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन ये बनता है इसके स्थलों को लेकर। इसके स्थलों को लेकर क्वेश्चन बनता है, इसका विस्तार कहां से कहां तक था। एक चीज समझिएगा, ये हमारा एक क्षेत्र है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। ये वाला, ये जम्मू कश्मीर है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो स्थान है हमारा, ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र है। ये यूपी है। ये कौन सा क्षेत्र है? यूपी है। ये यूपी है। इसके अलावा हमारा यहां पर पड़ता है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का स्थल है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान यहां पर लिख लेना डायग्राम बनाकर। यहां पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान पड़ता है। अच्छा, यदि हम बात करें इसी को लेकर, तो हमसे क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट कौन सा था। तो आप कहेंगे हमें सबसे नॉर्थ वाला जो है वो मिला है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है ना, कहां पर मिला है? जम्मू और कश्मीर में मिला है। JNK में मिला है। जम्मू और कश्मीर में। नाम क्या है? नाम है इसका दैमाबाद। सॉरी, नाम इसका मांदा। मांदा है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है मांदा। सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट। सबसे साउथ वाला जो है ये मिला है यहां पर, इसका नाम है देमाबाद। देमाबाद। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? आप में ये है नदी प्रवरा नदी पर। किस पर है? प्रवरा। अच्छा, प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इसके अलावा सबसे हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? यहां पर पड़ता आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? यूपी में है। ठीक है, किस नदी पर है? हिंडन रिवर पर है। हिंडन नदी पर है। सबसे वेस्ट वाला कौन सा? वो है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर किस नदी पर है? दाश्क रिवर पर है। दाश्क कहां पर है? पाकिस्तान में है, यानी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां? पाकिस्तान। यहां तक चीजें क्लियर है? आपने कहा। चलिए, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट कौन सा था? साउथ, ईस्ट और वेस्ट कौन से थे? ठीक है। अच्छा, सबसे नॉर्थ वाला कौन सा था? वो था जम्मू कश्मीर में। स्थान था मांदा। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। सबसे साउथ वाला था दैमाबाद, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी पर। सबसे वेस्ट वाला था हमारे पास सुतकांगेडोर, दास्क रिवर पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और सबसे ईस्ट वाला हमारा कौन सा था? वो था आलमगीरपुर, यूपी में, हिंडन रिवर पर। यूपी में हिंडन रिवर पर। अच्छा, मुझे बताइए सुतकांगेडोर दास्क रिवर पर कहां पर है? ये तो भारत से बाहर है, तो बाकी के हमारे ये भी भारत में, ये भी भारत में, ये भी भारत में है। आपने कहा ठीक है। तो ये वाला जो स्थान जो था ना, यहां पर एक पॉइंट था जिसका नाम था नागेश्वर। क्या नाम? नागेश्वर। नागेश्वर कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। तो आपसे पूछेगा भारत में सबसे वेस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, क्योंकि जो हमारा सुतकांगेडोर है वो बलूचिस्तान में है, भारत में तो है नहीं। तो भारत का सबसे वेस्ट वाला पॉइंट कौन सा था? वो था हमारे पास नागेश्वर, गुजरात में था। ठीक है, नागेश्वर गुजरात में था। अच्छा शिवा मेरे भाई, आपका मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है।
ठीक है, तो ये चारों पॉइंटों को लिखे फटाफट पॉइंट बनाकर। सबसे नॉर्थ वाला हमारे पास था कौन सा, वो था मांदा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, आलमगीरपुर यूपी में हिंडन रिवर पर, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में, और हमारा नागेश्वर गुजरात में सबसे वेस्ट वाला था। और यदि टोटल की बात करें, टोटल सुतकांगेट और दास्क रिवर पर पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान में था। ठीक है ना, फटाफट नोट करिए फिर आगे के ऊपर। ठीक, चलिए बड़े आगे की ओर। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। देखिए, जो पहले क्षेत्रफल था इसका, पहले पहले किताबों में दिया जाता था 1299 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर इसका एरिया था। लेकिन अब क्या है, बाद में स्थलों की खोज होती है तो एरिया भी तो बढ़ता जाएगा आपकी। हाँ, तो इसमें वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है वर्तमान में। ये लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान में इसका एरिया है इतना। और ये किस में है, ये बुक्स में है। जो बुक अपडेट नहीं हुई है उनमें आज भी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज याद रखेंगे। तो इसका एरिया कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इसके अलावा टोटल जो था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर अब है, क्योंकि बाद में भी स्थानों की खोज हुई है तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, एरिया बढ़ेगा। अच्छा संदीप, मुझे बता क्या डाउट है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझते हैं चीजों को। इसके बाद हमारे ये स्थल हो गए, आपने कहा हाँ स्थल हो गए। इसके अलावा इनकी लिपि को लेकर पूछा जाता है, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी। मैंने आपको एक चीज बताया कि इनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी, वो हमारी भाव चित्रात्मक थी। ठीक है ना, भाव चित्रात्मक थी। हाँ संदीप, नहीं करना, ठीक है, नहीं करना भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम बात करें। देखिए, इनकी लिपि को लेकर पूछा जाता है, लिपि क्या थी, लिपि यानी स्क्रिप्ट क्या थी। देखिए मेरी एक चीज सुनिएगा, यहां पर इनकी लिपि है। आपको यहां पर कुछ लिपियां दिखने को मिल रही होंगी, ये इनकी लिपि है। ठीक है, चलिए ये हमारी लिपि है। ये जो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये आपको ऊपर लिखा दिख रहा है कुछ, आपने कहा हाँ ये लिखा दिख रहा है, ये इनकी स्क्रिप्ट है, लिपि है। ये भी क्या है, ये भी स्क्रिप्ट है, लिपि है। ये भी स्क्रिप्ट है, ये भी इनकी लिपि है। क्या इसे पढ़ पाए, नहीं, हम इसे नहीं पढ़ पाए। ये जितनी भी लिखी हुई है इनकी स्क्रिप्ट यानी लिपि है। ठीक है, एक चीज मेरी चीज समझिएगा, बिल्कुल आप कंसेप्ट से समझिएगा कि इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो चीजें की हैं। इन्होंने दो चीजें की हैं, दो चीजें क्या है, एक तो इन्होंने भावों की माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कैसे, एक हाथी बना दिया है और उस पर कुछ चीजें लिख दी गई हैं, उस पर कुछ चीजें लिख दी गई हैं। यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कुछ हाथी के बारे में लिखना चाह रहे हो, ठीक है ना, इसके बारे में समझाना चाह रहे हो, इससे कुछ रिलेट करते हो। ठीक है, आपने कहा हाँ, तो इनकी लिपि कौन सी रही, तो आप कहेंगे इनकी लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भावों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, भावों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपने कहा ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आप समझे, तो इसलिए इनकी लिपि को कहा गया भाव चित्रात्मक। आपने कहा ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, मैंने किसी का भी नाम लिया, ठीक है ना, किसी का भी नाम लिया मैंने, जैसे ले लिया संजीव नाम लिया मैंने, ठीक है, संजीव नाम लिया। तो एक चीज समझिएगा, मैंने संजीव नाम को किस तरीके से लिखा, तो मैंने संजीव नाम को लिखा लेफ्ट से राइट की ओर। अरे हाँ या ना, आपके हाँ, ये हमारी लिपि है जिसे कहते हैं ब्राह्मणी लिपि। लेकिन इनकी जो लिपि थी वो इस तरीके से लिखी जाती थी, एक लाइन तो लिखते थे हमारे राइट से लेफ्ट, उसके बाद मुड़कर हमारे लेफ्ट से राइट,
उसके बाद राइट से लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ठीक है ना। अगर मैं इन्हें काउंटिंग करूं कि इस प्रकार हमारी लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, और ये लाइन 4 है, ये लाइन 5 है, और ये लाइन 6 है, 6 लाइन है। तो पहली जो हमारी लिखी जाती थी वो हमारी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, इस प्रकार, इस डायरेक्शन में। उसके बाद सेकंड वाली इस तरीके से लिखी जाती थी, यानी हमारी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी। फिर अगली वाली फिर राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, इस प्रकार, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार हमारी कैसे, हमारी लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, इस प्रकार। तो इनकी आप कहेंगे, ठीक है ना, आप कहेंगे इस तरीके से, तो इनकी लिपि कैसी थी आप कहेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से कैसी है, आप कहेंगे ये गाय के मूत्र के समान है। अंग्रेजों ने गाय का जब टॉयलेट देखा तो वो भी इसी तरीके से बहता था, तो इन्हें एक कहा गया गोमूत्रिका, 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 गोमूत्रिका कहा गया, ठीक है, गोमूत्री कहा गया। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इनकी लिपि किस तरीके, किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी, तो आपका आंसर होगा इनकी लिपि राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट, इसी तरीके से लिखी जाती थी, ठीक है। तो आप ये चीज समझे, तो इनकी लिपि इस तरीके से चलती थी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इसीलिए कहा गया गोमूत्रिका। अच्छा, भावों के माध्यम से समझाया, इसलिए कहा गया भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक कहा गया, ठीक है ना। अच्छा, इसे चित्राक्षर भी कहा गया, चित्र, चित्राक्षर, क्योंकि चित्रों पर अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। भैया लिपि से अक्षर ही तो बने होंगे आपने, हाँ, तो इनको कहा गया भाव चित्रात्मक या फिर चित्राक्षर। चित्राक्षर का मतलब क्या मतलब है, चित्रों पर लिखे गए अक्षर, ठीक है ना। एक और है बेस्टोफ्रिदम, बेस्टोफ्रिदम, ये नाम लिखे गए हैं। तो आपको कुछ भी पूछ ले कि इनकी लिपि के क्या क्या नाम थे, तो गोमूत्रिका इनकी लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी, चित्राक्षर थी, और बेस्टोफ्रिदम थी, ये सभी इनकी लिपियां थी, लिपियां थी। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि इनकी ऑड लाइन जो है, ऑड लाइन वो किस तरफ लिखी जाती थी, राइट से राइट टू लेफ्ट, या लेफ्ट टू राइट, या लेफ्ट टू राइट, बताइए किस तरफ लिखी जाती थी ऑड लाइनें। विषम लाइनें किस तरफ लिखते थे, विषम लाइनें किस तरफ लिखते थे, कोई बताएगा। अच्छा म्यूट है, अच्छा अब ऑन हो गया होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने कहा हमारा इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा सर राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसे समझिएगा, इनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, चित्रात्मक थी, चित्राक्षर थी, ठीक है। अच्छा, सर्पिलाकार क्यों थी, क्योंकि आप देख सकते हैं सर्पिलाकार हमें दिख रही है, स्पाइरल शेप में है, सर्पिलाकार थी, इसी को गोमूत्री लिपि भी कहा गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़े साक्ष्य कहां से मिले लिपि के, कब्रिस्तान एच है जो कि हड़प्पा का है, और धोलावीरा के साइन बोर्ड से हमें क्या मिले हैं, हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, आप कहेंगे वो है हमारे पास लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक। चलिए बड़े आगे की ओर, यहां तक चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। अब एक चीज समझिएगा यहां से, ये आपने लिख लिया सब कुछ, यहां पर दो प्रकार की मोहरें हैं, ये मोहरें हैं वर्गाकार, कैसी हैं, वर्गाकार की हैं, वर्गाकार मोहरें हैं,
मोहरे हैं। और ये कैसी है, ये गैर वर्गाकार है, ठीक है ना, गैर वर्गाकार, गैर वर्गाकार, वर्गाकार है। अरे हाँ या ना आपने, हाँ ये गैर वर्गाकार है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इनमें कॉमन क्या है, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, मुझे ये बताइए इनमें डिफरेंस क्या है। आप कहेंगे इनमें एक डिफरेंस है कि जितनी भी हमारी वर्गाकार मोहरे हैं उन पर हमारी लिपि के साथ चित्र है, लिपि के साथ चित्र है, लिपि के साथ चित्र है। लेकिन जितनी भी गैर वर्गाकार मोहरे उन पर केवल केवल लिपि है। क्या है, केवल केवल लिपि है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, आपको एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे सकता है कि हमें जितनी भी हमारी वर्गाकार मोहरे थी, ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे वर्गाकार मोहरे, वर्गाकार, वर्गाकार मोहरों पर, मोहरों पर चित्र व लिपि दोनों थे, चित्र व लिपि दोनों थे, दोनों थे। जबकि गैर वर्गाकार पर, वर्गाकार पर केवल लिपि थी, पर केवल लिपि थी, केवल लिपि थी। ठीक है, केवल और केवल लिपि थी। नहीं, श्रृंगी पशु का मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं। अच्छा हाथी के कौन से सींग में गधे मैं पागल है क्या, अबे पागल। आप समझेंगे कि वर्गाकार मोहरों पर हमारे क्या थे, लिपि और चित्र दोनों थे, जबकि गैर वर्गाकार पर केवल केवल लिपि थी, चित्र नहीं थे। समझे आप, आपने कहा हाँ, फटाफट नोट करिए, तब आगे की ओर बढ़ते हैं, तब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। नोट कर लिया होगा, आगे की ओर बढ़े। ठीक है चलिए, इसके बारे में, लिपि के बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ेंगे। इनकी प्रथम लाइन कैसे थी, दाएं से बाएं, आपने कहा ठीक है, लेफ्ट टू राइट थी, राइट टू लेफ्ट थी। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसे काट लेंगे, इसे छोड़िए, मैंने आपको समझा दिया ना, वो बहुत है। ठीक है ना, वही थी जो मैंने आपको समझाया, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ये हमारी राइट टू लेफ्ट है, इसे काट के लिखेंगे। फर्स्ट लाइन जो थी वो राइट टू लेफ्ट थी, राइट टू लेफ्ट थी, और सेकंड लाइन जो थी वो हमारी लेफ्ट टू राइट थी, लेफ्ट टू राइट थी। समझे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसे पढ़ने का प्रयास किसने किया, वेडन महोदय ने किया। किसने, वेडन महोदय ने सबसे पहले लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। वो कौन थे, वेडन महोदय थे। ठीक है, आपने कहा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं, हमने पढ़ लिया है ना, हाँ हमने ये पढ़ लिया है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, एक हमें क्या मिले हैं, इन्हें कहा गया है पशुपति। ठीक है ना। अच्छा, क्या पूछेगा पशुपति के बारे में, देखिए चीजों को समझिएगा। ये आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगी, वो क्या है, आपको एक आसन दिखेगा, ठीक है ना, ये इनके हाथ दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, हाथ दिखेंगे इस तरीके से। इनका ये टूटी हुई मोहर है ना, इस वजह से थोड़ा कंप्लीट आपको दिखेगा नहीं, ये इस तरीके से दिखेगा। ये कहां पर बैठे हैं, आप कहेंगे ये आसन पर बैठे हैं, एक आसन पर बैठे हैं, इस तरीके से एक आसन पर बैठे हैं। आपने कहा सही है, ठीक है ना, ये इनका चेहरा है, ठीक, एक इनका चेहरा है, और इनके ऊपर ये एक मुकुट है, एक क्या है, एक मुकुट है। अरे हाँ या ना, आपने हाँ, एक मुकुट है। तो आपसे पूछेगा इसे क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे इसे कहा गया है, इसे कहा गया है पशुपति। ठीक है ना, आपसे पूछेगा पशुपति जो है, ठीक है ना, पशुपति की मोहर किस तरीके की थी, तो आप लिखेंगे पशुपति की मोहर वर्गाकार थी। पशुपति, पशुपति की मोहर, मोहरे वर्गाकार थी, वर्गाकार थी, वर्गाकार थी। अच्छा, इन्हें पशुपति क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया, तो आपने इन्हें पशुपति इसलिए कहा गया, इन्हें पशुपति इसलिए कहा गया, ठीक है ना, इन्हें पशुपति इसलिए कहा गया क्योंकि इनके देखिए साइड में क्या क्या है, आप देखेंगे साइड में, साइड में देखिए, यहां पर देखेगा आपको,
ठीक है ना। देखिए ये हमें क्या दिख रहा है, आपने ये हमें दिख रहा है भैंसा, ठीक है ना, भैंसा, भैंस का हस्बैंड भैंसा, ठीक है ना, भैंसा दिख रहा है आपने, हाँ भैंसा दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये गैंडा है, ये क्या है, ये गैंडा है। अच्छा गैंडा दिख रहा है आपने, हाँ दिख रहा है। ये क्या है, ये बाघ है, बाघ है। और ये क्या है आपने, ये हमारे पास है हाथी, ये हाथी है। और नीचे आपको दिखेंगे, नीचे क्या है, नीचे हिरन है। ये आपको हिरन दिख रहे हैं आपने, हाँ ये हिरन दिख रहे हैं, हिरन। तो आपसे क्या पूछेगा यहां से, आपसे ये पूछेगा जो पशुपति की मोहर मिली है, इसे पशुपति क्यों कहा गया। सबसे पहला पॉइंट, पशुपति इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके इनके पास हमारे पास भैंसा, गैंडा, बाघ और हमारे पास हाथी, ये जानवर है। तो इन्हें इसलिए कहा गया पशुओं के पति, पशुपति कहा गया है। और नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर हिरन है। दूसरा कंसेप्ट ये बनेगा कि पशुपति की मोहर में राइट हैंड पर कौन कौन से जानवर हैं। तो पशुपति की मोहर में राइट हैंड पर हमारे गैंडा और भैंसा है, जबकि लेफ्ट हैंड पर हमारे कौन से देखने को मिलते हैं, हाथी और बाघ देखने को मिलते हैं। पशुपति की मोहर के नीचे कौन सा जानवर है, तो पशुपति की मोहर के नीचे हिरन है। कौन है, हिरन है। तो एक यहां पर बनाकर लिखेंगे बॉक्स, एक बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पर कौन है, नीचे, नीचे हिरन है, हिरन है, ठीक है ना। राइट हैंड पर कौन है, तो राइट हैंड पर हमारे ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर की तरफ है गैंडा, गैंडा, नीचे है भैंसा, ठीक है ना। अच्छा साइड में कौन है, साइड में यहां पर कौन है आपके, यहां पर हाथी है और नीचे बाघ है, नीचे बाघ है, ठीक है। और यहां पर कौन है, यहां पर है पशुपति, यहां पर पशुपति है। तो एक कंसेप्ट जरूर लिखिएगा, पशुपति की मोहर में राइट हैंड पर हमारे कौन कौन से जानवर हैं, लेफ्ट हैंड पर कौन कौन से जानवर हैं, इसके अलावा नीचे कौन सा जानवर है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपसे पूछेगा पशुपति के सिर पर कितने मुकुट का मतलब जो मुकुट है वो कैसा है, आप कहेंगे तीन, तीन, ठीक है ना, तीन धारियों वाला मुकुट है, तीन धारियों वाला मुकुट है, मुकुट है। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत समस्या जो हमने पढ़ा वो है तो बताइए, वरना हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोहरों को लेकर, ठीक है ना। अभी जो साक्ष्य मिले वो सबसे एंड में बात करते हैं साक्ष्य के ऊपर, है ना। साक्ष्य जो है एक जगह पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन होती है, एक जगह सारे साक्ष्य पढ़ेंगे। लेकिन इसको लेकर कोई दिक्कत समस्या है तो बताएंगे। ये लिपि को लेकर सारी बातें थी अब तक। बढ़े भैया आगे, बढ़े आगे, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए यहां तक चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब सबसे पहले अब बात करते हैं किसको लेकर, अब हम बात करते हैं ठीक है ना। अब हम इसको लेकर बात करें तो हम एक चीज देखेंगे क्या, सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने 1842 में दौरा किया, कुछ ईंटें निकली, दौरा किया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मानवीर सिंह, ठीक है ना। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि सर ये जो आपको मोहर है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। और मैंने इसको सबसे पहले बताया था, इनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया था, जब पढ़ा नहीं गया था तभी इसको हमने आदि ऐतिहासिक काल में रखा था। पढ़ा नहीं गया, आपने कहा हाँ। अब जब इतिहासकारों पे नहीं पढ़ा गया तो इसके डाउट को कंप्लीट करने के लिए मैं इसकी लिपि को पढ़ के बताऊं, इसे कहते हैं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप एक चीज लिखेंगे, 1842 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था हमारे पास चार्ल्स मैसन। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा किया 1842 में। और इन्होंने अपना एक लेख भी लिखा, उस लेख का नाम था भारत में प्राचीन प्राचीन नगर हड़प्पा। कुछ ईंटें निकली लेकिन इन्होंने गौर नहीं किया, अरे भाई कुछ निकल आया होगा, छोड़ो, ठीक है ना, छोड़ो, कोई दिक्कत ना है, तो इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, क्या किया इन्होंने, हड़प्पा को छोड़ दिया, मतलब सबसे पहले दौरा चार्ल्स मैसन ने किया। उसके बाद 1851 से 53 का समय आता है और एक व्यक्ति आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, इन्होंने भी हड़प्पा के कुछ कुछ टीलों का क्या किया, सर्वेक्षण किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और इन्होंने भी छोड़ दिया, इन्होंने भी खुदाई नहीं करवाई, समझा और छोड़ दिया। अच्छा, तो सबसे पहले कौन है, चार्ल्स मैसन। आपसे पूछता है किस व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया, वो थे चार्ल्स मैसन 1842। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए 1851 में तड़ेपन में ठीक है। अच्छा, आपने कहा, ठीक है ना, आपने कहा उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम है, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इनका दौरा किया। ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक क्या कहा जाता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद 1856 का समय था, कराची से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहां पर एक बंधु थे, बर्टन बंधु। इन दोनों बर्टन बंधुओं ने कुछ हड़प्पा सभ्यता की ईंटें निकाली, और ये हड़प्पा सभ्यता सामने निकल कर वृहद स्तर पर इसका क्या हुआ, वृहद स्तर पर इसकी खुदाई होनी शुरू हुई। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछेगा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कहां से निकाली गई। आपके कराची से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 में, वहां पर बर्टन बंधुओं के कहने पर सबसे पहले हड़प्पा की ईंटों को निकालकर उनका सर्वेक्षण किया गया, फिर भी छोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कहीं ऐसा ना हो कि हम झूठे साबित ना हो जाए, हमने विश्व को क्या दिया है, शहर दिए हैं, नगर दिए हैं, ये तो यहाँ बहुत बड़े नगर हैं, तो उन्होंने इन चीजों को खोदने नहीं दिया। अच्छा, जब खोदने नहीं दिया, वो समय आता 1899 में। 1899 में व्यक्ति आते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय बने। ठीक है ना। अच्छा, 1904 में इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने अध्यक्ष बने जॉन मार्शल। कौन बने, 1920-21 में जॉन मार्शल बने। किसके, जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसका काम होता था पुरानी चीजों को खोदना, उनका सर्वेक्षण करना। इसके अध्यक्ष बने कौन, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने आदेश दिया किसको, दयाराम साहनी जी को। और दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले 1920-21 में खुदाई शुरू की, किसकी, हड़प्पा की। और हड़प्पा सभ्यता सामने निकल कर आई। ठीक है, सामने निकल कर आई। तो एक क्रम था, ठीक है ना, क्रम था चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद आते हैं बर्टन बंधु। बर्टन बंधु के बाद आते हैं कौन, कर्जन, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। उसके अध्यक्ष बने कौन, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के कहने पर ही दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई की, और हड़प्पा सभ्यता उभर कर सामने आई। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता उभर कर सामने आई। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, आपकी हाँ याद रहेंगी, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, अब हम आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे का क्या करेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। चलिए, अनुज, तुम धनुज हो क्या? धनुष होता राक्षस का पर्यायवाची। एक कह रहा जी वीडियो रिकॉर्डेड है क्या? हाँ, यही तो काम है हम पे, है? ठीक है, बहुत बढ़िया। जितना समझाया जाए उतना अच्छे से समझते रहो, वो बात मेरे काफी है। दिमाग में गोबर आए तो उसे बाहर नहीं फेंकना है, खुद तक सीमित रखनी है कुछ चीजें। ठीक, चलिए, यहां तक चीजों को समझा आपने। अब हम कल मिलते हैं, और कल अपना रिवीजन करके आना, कल इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।